आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। क्योंकि इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट के 200 साल द्वारका से भारत रणभूमि दर्शन कर रैली की भव्य शुरुआत। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपराधियों के लिए सख्त संदेश दिया। पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या खुद गोली खाएगी। पीयूष गोयल, भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट से एमएसएमई और प्रमुख उद्योगों को मिलेगा नया अवसर। संघ के 100 साल मोहन भागवत मुंबई में 7 से 8 फरवरी को आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ करेंगे बातचीत। झांगर में ब्रिगेडियर उस्मान स्मारक पर फहराया विशाल तिरंगा। नौशेरा दिवस 2026 की तैयारियों में देशभक्ति का संदेश। इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर द्वारका से भारत रणभूमि दर्शन कार रैली की भव्य शुरुआत की गई। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंडियन नेवी और बीएसएफ के सहयोग से आयोजित यह अभियान देश के वीर गनर्स के शौर्य और बलिदान को समर्पित है। रैली पश्चिम सीमा के गुजरात और राजस्थान क्षेत्र में 3400 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हुए ऐतिहासिक रणभूमियों और युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी तथा सीमावर्ती गांवों और वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों से संवाद भी करेगी। यह देशभक्ति अभियान नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर समाप्त होगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव, सुरक्षा, जागरूकता और एकता का संदेश फैलाना है। उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और एनकाउंटर नीति को लेकर सख्त रूप अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि अपराधी गोली चलाएगा तो पुलिस चुप नहीं रहेगी, पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या खुद गोली खाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में जीरो टॉलरेंस नीति बिना भेदभाव लागू है और अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून सब पर समान रूप से चालू होगा। योगी ने कहा कि कार्रवाई कानून के दायरे में की जाती है, लेकिन खतरनाक परिस्थितियों में पुलिस को जवाबी कदम उठाना पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि 2012 से 17 के दंगों और गुंडा टैक्स वाले दौर अब यूपी बिहार से निकल चुका है और पिछले 9 वर्षों में कानून व्यवस्था मजबूत होने से राज्य निवेश के लिए सुरक्षित और आकर्षक बना है। लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के आगामी विशेष कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संघ के कार्यकर्ता लगातार समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क में रहते हैं और हाल ही के दिनों में कई नामचीन हस्तियों से मुलाकात भी हुई है। 7 और 8 फरवरी को मुंबई के नेहरू सेंटर में एक बड़ा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत समाज के प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए करीब 1200 गणमान्य लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है, जिनमें से लगभग 900 लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में समाज परिवर्तन, समाज में संबंध कैसे स्थापित किया जाए जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही सवाल जवाब का भी सत्र रखा गया है।
यह आयोजन संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सुनील अम्बेडकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल अक्टूबर से संघ द्वारा गृह संपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ का काम मुंबई में वर्ष 1935 में शुरू हुआ था और आज देश भर में संघ की 87,000 से ज्यादा शाखाएं सक्रिय हैं। इसके अलावा ओवैसी के संघ पर हमले को लेकर सुनील अम्बेडकर ने कहा कि संघ का जन्म ही देश की आज़ादी और समाज को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हुआ है। संघ को 100 साल पूरे होने पर देश की जनता यह बात समझ चुकी है। हालांकि हर किसी के अपने विचार हो सकते हैं। जैसे गिरनी कामगार है मुंबई में, तो प्रारंभिक काल में ही गिरनी कामगारों को लेकर भी शाखा का प्रारंभ हुआ था। तो ये संघ का जो कार्य है मुंबई में, इसमें एक लगातार एक सातत्य है। लगभग मैं कहूँगा कि 90 वर्षों से कार्य उसके पहले भी था, लेकिन शाखा 35 में प्रारंभ हुई और लगातार ये काम लगातार चलता आया। और आज इस कारण से पूरे महाराष्ट्र में संघ के शाखाओं का एक नेटवर्क है। देश भर में लगभग 87,000 इतनी शाखाएं आज देश भर में है और साप्ताहिक रूप से चलने वाले जो साप्ताहिक मिलन है वो भी लगभग 32,000 देश भर में है। तो संघ कार्य का विस्तार हुआ है और इस तरीके से लगातार ये कार्य बढ़ रहा है। मैं कुछ जानकारी कार्यक्रम के बारे में भी दे देता हूँ आपको। हम लोगों ने कार्यक्रम में समाज जीवन के अलग अलग प्रकार के श्रेणी के लोगों को बुलाया। हम लोगों ने 10 श्रेणियां बनाई थी, जिसमें आर्थिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कला क्षेत्र, क्रीड़ा, धार्मिक, प्रबुद्ध, सामाजिक, चिकित्सा, अलग अलग प्रोफेशंस, ऐसे सभी जगह से लोगों को बुलाया था। हमने लगभग 102 इतनी उपश्रेणियां बनाई, जिसमें से हमने प्रयास किया कि हर जगह से जो प्रमुख लोग हैं, इतने प्रकार के लोग इसमें सहभागी हो। तो इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रयास काफ़ी दिनों से चल रहा है। लगभग 4 महीनों से विशेष ये कार्यक्रम हुआ है और सभी लोगों को संपर्क करने का प्रयास भी लगातार चल रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दलों में अलग अलग वेल मीनिंग लोग हैं, उनसे भी हम संपर्क रखते हैं। उसमें भी हम लोगों ने उन लोगों से संपर्क करके उनको भी आमंत्रित किया है। यहाँ कारपोरेट की दुनिया है, उसमें से भी हम लोगों ने संपर्क किया है। बहुत सारे लोग आने के लिए हाँ भी कहा है। और सिनेमा जगत है, उसमें भी हम लोगों ने संपर्क किया है और बहुत लोगों को निमंत्रित किया है। जिनसे हमारा संपर्क बनता गया उनको हमने निमंत्रित किया है, तो उसमें से भी लोग आएंगे। बहुत सारे लोगों ने हाँ भी कहा है, जैसे फिल्म जगत से बोनी कपूर जी आने वाले हैं, अपने आशा भोसले जी, हृदयनाथ मंगेशकर जी भी इसमें आने वाले हैं, लेखक विश्वास पाटिल जी आएंगे, ऐसे चिन्मय मिशन से, मतलब जो संत परंपरा से भी लोग आएंगे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से, जैसे चिराग शेट्टी स्पोर्ट्स से आएंगे, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से अलग अलग लोग आने वाले हैं। तो लगातार ये सारा एक प्रयास हम लोगों का चल रहा है और आप लोगों के लिए भी इसका जानकारी आप लोगों को प्रदान की जाएगी। इसका लाइव फीड आप लोगों को मीडिया के लिए उसी समय उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके द्वारा ये सारी जानकारी आप तक उसी समय पहुंचेगी। तो संक्षिप्त में मैंने आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आप लोगों का सतत संघ को उचित प्रकार से और सही परिप्रेक्ष्य में, राइट पर्सपेक्टिव में संघ को समाज के सामने प्रस्तुत करने में आपका हमेशा ही योगदान रहा है और आशा है कि आगे भी इस शताब्दी वर्ष में इस विचार को आगे ले जाने में आपका सहयोग प्राप्त होगा। सर, महाराष्ट्र में कितने शाखाएं हैं? महाराष्ट्र में मैं अंदाज से बता सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों का प्रोविंशियल व्यवस्था है, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, तो ये थोड़ा उस दृष्टि से चलता है। लेकिन महाराष्ट्र में शाखाओं का प्रेजेंस अच्छा है। क्या कार्य हुआ, जैसे गिरनी कामगार है मुंबई में, तो प्रारंभिक काल में ही गिरनी कामगारों को लेकर भी शाखा का प्रारंभ हुआ था। दिल्ली में भारत अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते से देश के कई प्रमुख सेक्टरों को बड़े अवसर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस डील का सीधा लाभ भारत के एमएसएमईएस को मिलेगा, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े उन उद्योगों को जो ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण या निर्यात करते हैं।
इसके अलावा टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स और मरीन गुड्स जैसे सेक्टरों के लिए भी अमेरिकी बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के नए रास्ते खुलेंगे। पीयूष गोयल के मुताबिक यह ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगा और निर्यात को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो, इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहें, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के झांगर में स्थित ऐतिहासिक ब्रिगेडियर उस्मान स्मारक पर भारतीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। विशाल तिरंगा अब इस क्षेत्र की शान बन गया है और यह साहस, बलिदान तथा राष्ट्रीय गौरव का सशक्त प्रतीक बनकर लहरा रहा है। यह आयोजन नौशेरा दिवस 2026 की तैयारियों के तहत किया गया, जिनमें स्थानीय युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। झांगर और आसपास के स्कूलों के छात्रों ने चित्रकला, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर देशभक्ति के सशस्त्र बलों और नौशेरा की ऐतिहासिक विरासत पर अपनी भावनाएं भी अभिव्यक्त की, जिससे यह कार्यक्रम प्रेरणा और राष्ट्र गौरव का संदेश देने वाला बन गया। कश्मीर के राजौरी में झांगर स्थित ऐतिहासिक ब्रिगेडियर उस्मान स्मारक पर भारतीय सेना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विशाल तिरंगा अब इस क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहा है और साहस, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया है। बता दें, ये समारोह नौशेरा दिवस 2026 की तैयारियों के तहत आयोजित किया गया है और इसमें युवा पीढ़ी की भी भागीदारी रही। झांगर और आसपास के स्कूलों के छात्रों ने चित्रकला, पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। छात्रों ने देशभक्ति, सशस्त्र बलों और नौशेरा की विरासत पर अपनी भावनाएं साझा की। आज हम इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ ये ब्रिगेडियर उस्मान मेमोरियल है, जिनका काफ़ी रोल यहाँ पे रहा है जंग को दुश्मनों से छुड़ाने में। तो वो यहीं शहीद हुए थे, उन्हीं के नाम पे ये मेमोरियल बना है। तो 3-4 महीने पहले जब यहाँ पे 53 GR बटालियन थी, उन्होंने टेकअप किया था फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ कि यहाँ एक बड़ा फ्लैग होना चाहिए, नेशनल फ्लैग। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब ने ब्रिगेडियर 80 ब्रिगेड के कमांडर जो हैं, उन्होंने यहाँ पे आज इसको फ्लैग को इनागुरेट किया है और एक अच्छी अट्रैक्शन यहाँ पे ये बनेगी, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेंगे और हमारा जो देशभक्ति की भावना जो है वो जवान बच्चों में, लोगों में, वो उसको भी जगाने का काम करेगा। तो बच्चों में काफ़ी एक्साइटमेंट देखिए, लोग बिल्कुल काफ़ी आए हुए यहाँ पे। हाँ, देखिए ये बॉर्डर एरिया में हम खड़े हैं और यहाँ हमेशा लोगों को में ये एक जोश रहता है, क्योंकि ऐसा एक स्ट्रेटेजिक एरिया है जहाँ पे लोगों ने ये बहुत सारे तकलीफ़ें मतलब देखी है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी होती है, लेकिन लोगों का जोश होता है, उसी वजह से हम इन चीज़ों से निपट पाते हैं। यहाँ पे जो आज फ्लैग होस्टिंग किया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है। ये इससे हमारे जो बच्चे हैं इनमें बहुत उत्साह बढ़ेगा और बहुत ही उनकी एक मतलब जो एक्टिविटी है वो बहुत ही एक्टिव होगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि ये यहाँ उस्मान मेमोरियल जो है, यहाँ पे पहले ही 1947 में जब यहाँ उस्मान साहब का जो उन्होंने यहाँ बलिदान दिया था, तो इसलिए भी हमें ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये हमारी जो झंगड़ की धरती है, यहाँ पे किसी इंडियन आर्मी का जो बहुत बड़ा अधिकारी है, यहाँ पे उन्होंने बलिदान दिया है।
तो उसके बाद आर्मी और यहाँ की हमारी जो सिविलियन है ये एक साथ कंधे के साथ कंधा मिला करके चलते रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम इसी तरह से आर्मी के साथ जो हमारी सिविल पब्लिक है वो इसी तरह से चलती रहेगी। और ये जो आज फ्लैग होस्टिंग किया जा रहा है ये हमारे इस इलाके के लिए बहुत गर्व की बात है। बिजनौर पुलिस लाइन सभागार में महाशिवरात्रि कावड़ यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियों के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों के साथ बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में चैत माह में निकलने वाली कावड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम ढंग से संपन्न कराने के लिए विस्तृत सुरक्षा योजना और ट्रैफिक रूट डायवर्जन चर्चा पर अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लाखों शिव भक्त बिजनौर होकर गुजरेंगे, इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती, प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी और संयुक्त कंट्रोल व्यवस्था लागू की जाएगी। जनपदीय और गैर जनपदीय पुलिस के समन्वय से तैयार इस प्लान का उद्देश्य श्रद्धालुओं को बिना असुविधा के शांतिपूर्ण से यात्रा सुनिश्चित कराना है। 5 तारीख से 15 तारीख ये अभी चैत्र का जो फेस्टिवल रहेगा, 15 तारीख को शिवरात्रि है। तो इसी को लेकर बॉर्डर के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट से जो है एक समन्वय बैठक आज पुलिस लाइन में की गई है। और जो ट्रैफिक प्लान है, विशेष रूप से जो भारी वाहनों का डाइवर्जन प्लान है जो टेंटेटिवली 5 तारीख से लागू होगा, उसके संबंध में प्रॉपर्ली समन्वय बैठक की गई है, जिससे कि जो त्यौहार है वो सुचारू रूप से और शांत। एयर इंडिया ने अपने बेड़े में शामिल सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की फ्लीट वाइड दोबारा जांच पूरी कर ली है। यह कदम लंदन के हीथ्रो से बेंगलुरु आ रही एक उड़ान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी की रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया गया। विमान में उस करीब 200 यात्री सवार थे और एयर इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मनीष उपल ने बोइंग 787 के सभी पायलटों को ईमेल के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच के लैच की री इंस्पेक्शन की गई है और इंजीनियरिंग टीम को बोइंग कंपनी के पास भेजा गया है। एयरलाइन के अनुसार अब तक की जांच में किसी भी विमान में कोई तकनीकी खामी नहीं पाई गई। साथ ही क्रू मेंबर्स को निर्देश दिए गए कि उड़ान संचालन के दौरान किसी भी तकनीकी गड़बड़ी की तुरंत रिपोर्ट करें और विमान का हैंडओवर लेने से पहले सभी निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करें। गौरतलब है कि एक पायलट ने बोइंग 787 विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच से जुड़ी खराबी की रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद एहतियातन उस विमान की आगे की उड़ानों पर रोक लगा दी गई। हाल ही में हुए अहमदाबाद विमान हादसे के बाद विमान कंपनियां अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं और इस कड़ी में एयर इंडिया ने एहतियाती कदम भी उठाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ 3 राज्यों में ही क्यों लागू की जा रही है, जबकि भाजपा शासित असम को इसे बाहर रखा गया है। ममता बनर्जी ने इसे डबल इंजन राज्य की विशेषता बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और घुसपैठ के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार घुसपैठियों की बात करती है, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में घुसपैठ के लिए केंद्र ही जवाबदेह है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली में मौजूद लोग एसआईआर से पीड़ित हैं और वे चाहती तो लाखों लोगों को दिल्ली बुला सकती थी, लेकिन ये लोग पिछले 6 से 7 दिनों से वहीं डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मेटा और व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इसी देशवासियों के अधिकारियों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, यदि हम आपके संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें।
हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बगाची और जस्टिस विपुल पांचोले की बेंच मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका व्हाट्सएप की 221 प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिका में आईटी मंत्रालय को भी पक्षकार बनाने को कहा। कोर्ट 9 फरवरी को अंतरिम आदेश देगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।